अस्सलामुअलैकुम। आज हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स का मॉडल पेपर नंबर 3 सॉल्व करेंगे। एमसीक्यूज 1 देखते हैं। कहता विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन और पार्टिकल्स हैज द हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर। ठीक है, उसने 4 पार्टिकल्स दिए हुए हैं, अल्फा, बीटा पॉजिटिव, बीटा नेगेटिव और गैमा। ठीक है, अब इन बताना है कि किस पार्टिकल की जो है वो पेनिट्रेटिंग पावर जो है वो सबसे ज्यादा है। पेनिट्रेटिंग पावर जो होती है वो मैस पे डिपेंड करती है, वो चार्ज पे डिपेंड करती है। गैमा पार्टिकल्स का मैस भी 0 है और गैमा पार्टिकल्स का चार्ज भी 0। तो गैमा रेज जो है वो किसी भी मैटर में डीपली पेनिट्रेट कर जाती हैं अदर पार्टिकल्स के मुकाबले। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी करेक्ट है। पेनिट्रेटिंग पावर का जो है ऑर्डर कुछ इस तरह बनता है कि गैमा पार्टिकल्स की सबसे ज्यादा है पेनिट्रेटिंग पावर, बीटा की उससे कम है और फिर अल्फा की सबसे कम है। ठीक है, लेकिन अगर एमसीक्यूज ऐसे आ जाए कि यहाँ पर बताएं कि हाईएस्ट आयोनाइजेशन पावर किसकी है। ठीक है, तो हाईएस्ट आयोनाइजेशन पावर के लिए जो है वो भी चार्ज पे डिपेंड करेगी, मैस पे डिपेंड करेगी। तो जिस पार्टिकल का मैस ज्यादा होगा या जिस पार्टिकल के ऊपर चार्ज ज्यादा होगा उसकी जो आयोनाइजेशन पावर है वो ज्यादा होगी। तो यहाँ पर अल्फा जो है ये इसका मैस भी ज्यादा है और अल्फा के ऊपर चार्ज भी +2 का होता है। यहाँ पर आयोनाइजेशन पावर जो है वो अल्फा की ज्यादा होगी। जिसके ऊपर चार्ज ज्यादा है उसकी आयोनाइजेशन पावर ज्यादा है और जिसके ऊपर चार्ज कम है उसकी पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा है। ठीक है, जैसे यह गैमा की थी। तो आयोनाइजेशन ऑर्डर कुछ इस तरह बनता है कि सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन पावर जो है अल्फा पार्टिकल की है, फिर बीटा नेगेटिव की है, फिर बीटा पॉजिटिव की है और सबसे कम गैमा की है। तो ये दोनों जो है रिवर्स ऑर्डर में है। जिसका चार्ज कम है उसकी पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा है और जिसका चार्ज ज्यादा है उसकी आयोनाइजेशन पावर ज्यादा है। ठीक है, तो जिसकी आयोनाइजेशन पावर ज्यादा होगी उसकी पेनिट्रेटिंग पावर क्या होगी, कम होगी। जिसकी पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा होगी इसकी आयोनाइजेशन पावर क्या होगी, कम होगी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द आंसर टू एप्रोप्रिएट प्रिसीजन फॉर द सब्ट्रैक्शन इज। दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करवा रहे हैं तो हमने अपने आंसर को जो है कितने डिजिट्स तक रखना है ये देख। ये सिग्निफिकेंट फिगर्स का रूल होता है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम लोगों ने डेसिमल प्लेस को देखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखना है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं। तो 3 डिजिट हैं, 1 2 3। तो यहाँ पर कितने डेसिमल प्लेस हुए, 3 डेसिमल प्लेस हैं। जबकि दूसरे नंबर में हमने देखना है डेसिमल के बाद कितने डिजिट है। तो यहाँ पर है 1 2 3 4 5। तो दूसरे नंबर में 5 डेसिमल प्लेस तक है। ठीक है, तो हमारा आंसर जो है वो कहां तक होगा, हमारा आंसर जो है वो लीस्ट डेसिमल प्लेस तक होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 और 5 में लीस्ट कौन है, 3 है। तो हम अपने आंसर को जो है पॉइंट के बाद 3 डिजिट रखेंगे। ठीक है, तो अब हम इसको जब राउंड ऑफ करेंगे तो ये बन जाएगा 0.153। पॉइंट के बाद हम लोगों ने 3 डिजिट्स रखे, यानी कि 3 डेसिमल प्लेस तक अपने आंसर को राउंड ऑफ कर लिया। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है वो हमारा बी करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द स्पीड ऑफ beam light of a car while moving with high speed as compared to its rest position। इस एमसीक्यूज में कह रहा है कि एक कार जो है वो हाई स्पीड के साथ मूव कर रही है। ठीक है, और एक कार जो है वो रेस्ट पोजीशन में है। ठीक है, रुकी हुई है। तो दोनों की हेडलाइट से जो है वो लाइट निकल रही है। तो बताएं कि किस लाइट, कह रहा है कि बताएं कि किस लाइट की स्पीड ज्यादा है। वो कार जो मूव कर रही है उसकी हेडलाइट से निकलने वाली लाइट की स्पीड ज्यादा है या वो कार जो रेस्ट पोजीशन में है उसकी हेडलाइट से निकलने वाली लाइट की स्पीड ज्यादा है। ठीक है, तो आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक स्पीड ऑफ लाइट जो है एक कांस्टेंट है। ठीक है, चाहे सोर्स मूव कर रहा है तब भी उसकी वैल्यू सेम होगी, चाहे सोर्स स्टेशनरी है तब भी उसकी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। हमें यहाँ पर लग रहा होता है कि अगर कार मूव कर रही है तो उसकी स्पीड हाई है तो लाइट की स्पीड भी बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं होता, चाहे कार मूव कर रही है चाहे वो रेस्ट पोजिशन की हालत में है उसकी जो है स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, सेम होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है। एमसीक्यूज है अ नोड इन अ स्टेशनरी वेव इज। ठीक है, स्टेशनरी वेव के अंदर नोड बताना है कौन सा होता है। तो स्टेशनरी वेव कुछ इस तरह होती है। यहाँ पर नोड जो है वो पॉइंट होता है जहां पर 0 डिस्प्लेसमेंट हो। ठीक है, जो पॉइंट 0 डिस्प्लेसमेंट का है वो क्या कहलाता है, नोड कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉइंट नोड है। यहाँ पर मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट उसका क्या है, 0 है। ये पॉइंट नोड है और ये पॉइंट नोड है। ठीक है, तो नोड जो है वो वहां पर 0 डिस्प्लेसमेंट को कह देते हैं। यहाँ पर पार्टिकल्स क्या करते हैं, वाइब्रेट भी नहीं करते। यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है कि किसी भी स्टेशनरी वेव के अंदर जो 0 डिस्प्लेसमेंट का पॉइंट है वो क्या कहलाता है, नोड कहलाता है। अगर एमसीक्यूज ऐसे आ जाए कि स्टेशनरी वेव में एंटी नोड्स क्या होते हैं, तो एंटी नोड्स जो है वो ये पॉइंट होते हैं किसी भी स्टेशनरी वेव में, जो जिनका डिस्प्लेसमेंट जो है वो मीन पोजीशंस क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाले पॉइंट्स जो हैं वो क्या कहलाते हैं, एंटी नोड्स, और 0 डिस्प्लेसमेंट वाले पॉइंट्स क्या कहलाते हैं, नोड। नेक्स्ट एमसीक्यूज है
इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस देयर इज नो। ठीक है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस जो होता है वो ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हीट ना इंटर होती है सिस्टम के अंदर, ना ही सिस्टम में क्या होती है, लीव करती है सिस्टम से। तो यहाँ पर यानी कि एक्सचेंज ऑफ हीट क्या होती है, जीरो होती है। ना तो सिस्टम के अंदर हीट जा रही है, ना ही सिस्टम से निकल रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। द रीजन ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व विच ओबेज हुक्स लॉज। ठीक है, तो हुक्स लॉ में क्या कहता है कि स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, स्ट्रेन के है। स्ट्रेस अप्लाई करते जाएंगे और बॉडी की शेप क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी, लेकिन वो एक लिमिट तक होती है और उस लिमिट को नाम दिया जाता है प्रोपोर्शनल लिमिट का। ठीक है, लिमिट के अंदर क्या होता है, स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है वो क्या होते हैं, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं और स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है ए करेक्ट है। हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग जो है स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज है द पोटेंशियल एट अ पॉइंट सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम अ चार्ज ऑफ 50 माइक्रोकूलम। ठीक है, यहाँ पर ये न्यूमेरिकल है, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दो चीजें दी हुई है, चार्ज दिया हुआ है 50 माइक्रोकूलम का और डिस्टेंस दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर का। फाइंड क्या करना है, हमने पोटेंशियल वी फाइंड करना है। ठीक है, तो डेटा में 50 माइक्रोकूलम का चार्ज है, तो माइक्रो की वैल्यू होती है 10 टू रेज पावर -6, तो ये बन जाएगा 50 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पावर -6 कूलम, जबकि डिस्टेंस कितना है 50 सेंटीमीटर। तो हम इसको स्टैंडर्ड यूनिट मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 50 को 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 0.5 मीटर। ठीक है, तो फॉर्मूला आता है V इक्वल टू के क्यू ओवर आर। के की वैल्यू होती है 9 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पावर 9, वो पुट की। चार्ज की वैल्यू क्या थी 50 माइक्रोकूलम, वो पुट की, और साथ में डिस्टेंस की वैल्यू पुट कर दी 0.5। जब इनको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाया गया तो आंसर आया 9 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पावर 5 वोल्ट्स। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो है वो क्या होगा, सी करेक्ट होगा। तो इस न्यूमेरिकल में कन्वर्जन करनी पड़ी है। माइक्रो की वैल्यू हमें याद होनी चाहिए, यहाँ पर हमने सेंटीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करना है ये पता होना चाहिए, और तीसरा जो है हमें यहाँ पर के की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। कहता विच मिनिमम इलेक्ट्रिक चार्ज इज पॉसिबल ऑन अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल के ऊपर मिनिमम इलेक्ट्रिक चार्ज बताना है। तो जो अल्फा पार्टिकल होता है वो हीलियम का न्यूक्लियाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 प्रोटॉन होते हैं और इसके अंदर 2 ही न्यूट्रॉन होते हैं। तो अगर हम चार्ज फाइंड करेंगे तो हर प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, +E। तो 2 प्रोटॉन है तो चार्ज कितना हो जाएगा टोटल, +E एक प्रोटॉन का चार्ज और ऐड करना है +E दूसरे प्रोटॉन का चार्ज, तो ये बन गया +2E। यानी कि अल्फा पार्टिकल के ऊपर टोटल चार्ज होगा मिनिमम +2E। ठीक है, तो +2E भी लिख सकते हैं इसको, या फिर अगर हम वैल्यू पुट करें E की, +2 मल्टीप्लाई E की वैल्यू होती है 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पावर -19 कूलम। ठीक है, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ गया 3.2 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पावर -19 कूलम। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है इसका। नेक्स्ट एमसीक्यूज है मैग्नेटिक फोर्स ऑन द चार्ज Q मूविंग पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड विद वेलोसिटी v इज। ठीक है, एक चार्ज पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है वेलोसिटी v के साथ, तो उसके ऊपर जो लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स है वो फाइंड करनी है। तो फोर्स का फार्मूला होता है F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। Q चार्ज पार्टिकल है, v वेलोसिटी है जिसके साथ वो मूव कर रहा है, b मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है और थीटा क्या है, एंगल है। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि पैरेलल मूव कर रहा है तो थीटा हम पुट करेंगे 0 डिग्री। तो हमें पता है कि साइन 0 क्या होता है, 0। तो इट्स मीन चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स क्या लगेगी, 0। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है इसका सी करेक्ट है। लेकिन ये एमसीक्यूज इस तरह भी आ सकता है कि अगर पार्टिकल जो है वो परपेंडिकुलर मूव करे, परपेंडिकुलर मूव करेगा तो एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री का, और साइन 90 क्या होता है 1, तब फोर्स क्या हो जाएगी उस टाइम मैक्सिमम लगेगी और वो क्या होगी QVB। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द एक्सेलरेशन एट द टॉप ऑफ अ ट्राजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज। इस एमसीक्यूज में कह रहा है कि प्रोजेक्टाइल की जो ट्राजेक्टरी, जो उसका पाथ बनता है, उसके टॉप पर एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है। प्रोजेक्टाइल मोशन की ट्राजेक्टरी कुछ इस तरह बनती है और एक्सेलरेशन अगर टॉप पर देखें तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है और वो हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है हमारा डी करेक्ट है। यहाँ पर एक एमसीक्यूज ये भी बन सकता है कि टॉप पॉइंट पर वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट है Vy, उसकी वैल्यू क्या होगी। तो टॉप पॉइंट पर वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसकी वैल्यू 0 होती है, जबकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो हमेशा क्या करता है, डाउनवर्ड एक्ट करता है, और जी की वैल्यू हमें पता है वो कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
MCQs है अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल इन लीनियर मोशन द वर्क डन ऑन बॉडी इज इक्वल टू। तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वर्क डन किसके बराबर है? तो वर्क डन जो है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है हमारा ए करेक्ट है। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल हमें यही बताता है कि वर्क डन जो है वो इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। An object in uniform circular motion makes 10 revolution in 2 seconds. Which statement is true? एक ऑब्जेक्ट है वो जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, कितनी रेवोल्यूशंस कंप्लीट करता है? 10 रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है। टाइम कितना लगता है उसको? 2 सेकेंड में। तो यहाँ पर या तो उसका टाइम पीरियड आएगा या फिर उसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करें। तो इन चारों स्टेटमेंट में बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होगी। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला आता है नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर टाइम। नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कंप्लीट कर रहा है 10, टाइम कितना है 2 सेकेंड, तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 5 हर्ट्ज। मीन ऑप्शन डी करेक्ट है, इट्स फ्रीक्वेंसी इज 5 हर्ट्ज। नेक्स्ट MCQs है द एंगल एट विच मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट प्रोडक्ट बिकम्स इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड और क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड दोनों इक्वल होंगी किस एंगल पर? ये फाइंड प्रोडक्ट होता है ए क्रॉस बी, इसकी मैग्नीट्यूड ले ली, और डॉट प्रोडक्ट होता है ए डॉट बी, इसकी मैग्नीट्यूड ले ली, दोनों इक्वल कर लिए, एंगल यहाँ से फाइंड कर लेंगे। ए क्रॉस बी इसको ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा ए बी साइन ऑफ थीटा, जबकि ए डॉट बी को ओपन करेंगे तो हो जाएगा ए बी कोज ऑफ थीटा। ए बी से कट गया, साइन थीटा और कोज जो है वो किसके बराबर होता है? टेन थीटा के, इज इक्वल टू 1। यहाँ से हम लोगों ने थीटा फाइंड कर लेना है, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1, और कैलकुलेटर पर जब पुट करेंगे टेन इनवर्स 1 तो थीटा क्या आ जाता है 45 डिग्री, यानी कि 45 डिग्री के ऊपर क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड और डॉट प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड क्या हो जाएंगी? तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। है a 1 kg mass has potential energy of 1 joule relative to ground when it is at a height of। mass दिया हुआ है 1 kg, पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है 1 जाउल। फाइंड क्या करना है यहाँ पर हम लोगों ने? हाइट फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये डाटा बन गया। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mgh। यहाँ से क्या फाइंड करना है? h को जब सेपरेट करेंगे तो ये बन जाएगा पोटेंशियल एनर्जी ओवर mg। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 1 जाउल पुट किया, मैस कितना है 1 kg, और जी की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है 9.8। अब यहाँ से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.102 मीटर। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। द फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ वायर ऑफ 1 मीटर लेंथ कैरिंग 1 एम्पियर करंट प्लेस्ड एट राइट एंगल टू मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड। ठीक है, 1 मीटर लेंथ दी हुई है, 1 एम्पियर। यहाँ पर फोर्स का फार्मूला आता है F इक्वल टू ILB साइन थीटा। करंट कितना दिया हुआ है 1 एम्पियर का, लेंथ कितनी है 1 मीटर की, मैग्नेटिक फील्ड लिख दिया, साइन थीटा की जो वैल्यू है थीटा कितना है 90 डिग्री। तो यानी कि मैग्नेटिक फोर्स किसके बराबर आ जाएगी? मैग्नेटिक इंडक्शन के बराबर आ जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है। तो ये मैग्नेटिक इंडक्शन की डिफाइन भी है। नेक्स्ट MCQs है द इफेक्ट ऑफ डिक्रीज ऑफ प्रेशर विद द इंक्रीज इन स्पीड ऑफ अ फ्लूइड इन हॉरिजॉन्टल पाइप इज। एक हॉरिजॉन्टल पाइप में कह रहा है कि जब प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तब स्पीड इंक्रीज होती है, तो बताएं कि इफेक्ट कौन सा है। ठीक है, तो ये इफेक्ट जो है वेंचुरी इफेक्ट कहलाता है। उसमें क्या होता है कि एक हॉरिजॉन्टल पाइप है, हॉरिजॉन्टल पाइप में जो वाइडर रीजन होता है उसमें प्रेशर इंक्रीज हो रहा है और स्पीड क्या होती है डिक्रीज हो रही है। इधर भी वाइडर रीजन है, प्रेशर इंक्रीज होगा, स्पीड डिक्रीज होगी। जबकि जो नैरो रीजन है उसमें क्या होता है प्रेशर डिक्रीज हो रहा है और स्पीड क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है। तो ये इफेक्ट जो है वेंचुरी इफेक्ट कहलाता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। Next MCQs है if the amplitude of the wave is tripled then the amount of energy is increased by। एनर्जी और एम्पलीट्यूड का रिलेशन देखना है तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग E इज इक्वल टू 1/2 m ओमेगा स्केयर a स्केयर, ये मैकेनिकल वेव्स की इक्वेशन है। तो एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? एम्पलीट्यूड स्केयर के। अब एम्पलीट्यूड उसने क्या कहा है ट्रिपल हो जाए अगर, तो a प्राइम अगर हम पुट करते हैं 3a तो E प्राइम जो है वो क्या बन जाएगा 3a स्केयर यहाँ पर। तो E प्राइम जो है वो 9a स्केयर, यानी कि इट्स मीन एनर्जी जो है वो 9 टाइम इंक्रीज हो जाएगी अगर एम्पलीट्यूड जो है वो ट्रिपल्ड हो जाता है। यानी कि एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? एम्पलीट्यूड के स्केयर के। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है। तो ये था हमारा मॉडल पेपर नंबर 3 जो कि हमने सॉल्व कर लिया है। अल्लाह हाफिज।